हेलो स्टूडेंट्स, कैलेंडर के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे कैलेंडर को बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। और जीरो लेवल में भी आपको समझना है कि कैलेंडर कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। जिन भाइयों ने ये पढ़ रखा है कैलेंडर चैप्टर, वो उनको भी इसमें नए क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल कंसेप्टली क्वेश्चन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दो वीडियो में कंसेप्टली आपको समझाया जाएगा। एक वीडियो में बेसिक चीजें रहेंगी, एक में आपको पूरी तरह से क्वेश्चन जो फाइनल बनते हैं वो आपको दिए जाएंगे। और आप वीडियो में बने रहें, जिस तरह से जैसी कंडीशन बनेगी उस तरह से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप समझेंगे कैलेंडर। कैलेंडर को हम 5 इकाइयों में बांटेंगे। में बांटते हैं। सबसे पहली बात है, कैलेंडर को हम 5 इकाइयों में बांटेंगे और कैलेंडर बटा हुआ 5 इकाई में ही है। ध्यान से देखेंगे, पहले होता है नंबर 1। अगर ध्यान से देखेंगे, बातों को ध्यान से समझना, हमें सीधा सिद्धांत ये लेना है कि कैलेंडर को रटना नहीं है। मेरा सीधा टारगेट ये है, नहीं तो मैं 2 बातों से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन पहले कुछ बेसिक चीजों को भी आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली इकाई होती है इसकी दिन, ठीक है। दूसरी होती है सप्ताह, डे भी लिख सकते हैं, सप्ताह को वीक जैसे कि आप जानते हैं सब, ठीक है। सप्ताह के बाद आता है तिथि, आ जाती है, ठीक है। तिथि के बाद क्या आता है, माह आ जाते हैं, और माह के बाद बनता है 5वां नंबर वर्ष, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दिन। दिन कितने दिन होते हैं? आप कहोगे जी 7 दिन होते हैं, ठीक है। और हम कहेंगे यहां पर सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है, सप्ताह के 7वें भाग को क्या कहा जाता है? तो तुम कहोगे कि जी सप्ताह के 7वें भाग को, 7वें भाग का अर्थ है कि नहीं, आप लिखेंगे 1/7। तो सप्ताह के 7वें भाग को कहा जाएगा 1 दिन, यानी कि 1 दिन, ठीक है। सप्ताह के 7वें भाग को कहते हैं 1 दिन। ऐसी प्रकार हम इसकी डेफिनेशन सप्ताह की पढ़ेंगे। सप्ताह कितने होते हैं? 52। और जब 52 सप्ताहों का ग्रुप बन जाएगा तो बनता है 1 वर्ष, ठीक है। तो 52 सप्ताह। अब हम कहेंगे, आपको ध्यान से रखना है, इसकी परिभाषा यहां पे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। वर्ष के 52वें भाग को, ठीक है, वर्ष के 52वें भाग को हम कहेंगे, क्या बोलेंगे? सप्ताह बोलेंगे, वीक बोलेंगे। ध्यान दें, पूरा वर्ष में 365 दिन होते हैं, आएंगे अभी धीरे धीरे 365 पे भी। लेकिन सप्ताह कितने होते हैं एक वर्ष में? 52 होते हैं। तो क्वेश्चन ये बना कि वर्ष के 52वें भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा 52वें भाग को क्या बोलेंगे? सप्ताह बोलेंगे, ठीक है। लिख लोगे आप, ठीक है। तो दूसरी बात, यहां से इसको हटा देते हैं, यहां से, इसके लिए ही मैंने ये उठाया था। ऐसे मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करा देता हूं सारी की सारी। अब तिथि आती है, तिथि का अर्थ हो गया 365 दिन। तिथि 1 तारीख, 2 तारीख, इस तरह से जो दिन होते हैं, तो हमारे साल में टोटल दिन बैठते हैं 365, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान से देखो, तिथि कैसे बोली जाएगी? वर्ष के 365वें भाग को हम यहां लिख सकते हैं, वर्ष के 365वें भाग को क्या कहा जाता है? वर्ष के 365वें भाग को क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे, उसे कहेंगे तिथि। क्या नाम देंगे? तिथि। इसमें आंसर में अगर आप आंसर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ऐसे नोट कर सकते हैं, तिथि कहा जाएगा, ठीक है। 365 दिन हो गए। 365 के बाद फिर 12 माह, ठीक है। तो अब क्वेश्चन दूसरा उठता है यहां पर, वर्ष के
365 के स्थान पर माह कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा वर्ष के 12वें भाग को क्या कहेंगे? वर्ष के 12वें भाग को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे 12वें भाग को माह कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ष के 365वें भाग को हम क्या कह सकते हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और है वर्ष। वर्ष कैसे बनेगा? तो आप वर्ष कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्वेश्चन ये बनता है कि शताब्दी। अब हम शताब्दी पे पहुंच लिए धीरे धीरे, ठीक है। हम कहां से, एक से लेकर कहां तक पहुंच गए? एक दिन से लेकर, एक दिन से, यानी कि सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन कहा जाता है। एक दिन से लेकर अब पहुंच गए हम वर्ष पर, तो हम बोलेंगे शताब्दी के लिए। इसकी डेफिनेशन आप अगर यहां से इसको रफ कर दिया जाए, यहां से ऐसे, तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिखेंगे शताब्दी के 100वें भाग को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे जी उसे पूरा वर्ष कहा जाता है, ठीक है। शताब्दी के 100वें भाग को क्या कहा जाता है? बातों को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो शताब्दी के 100वें भाग को बोलते हैं वर्ष, यानी कि 100 वर्षों का एक शताब्दी होता है। 100 वर्ष का एक शताब्दी वर्ष होता है, एक शताब्दी कहलाता है। यानी 100 वर्ष के समूह को हम कहेंगे शताब्दी, ठीक है। तो उसमें से आपको एक वर्ष चाहिए, तो इसे लिखेंगे 1/100, यानी एक वर्ष हुआ कितने में से? 100 वर्षों में से, तो इसे बोलते हैं एक वर्ष। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई? वर्ष जो होती है, अब हम बात करेंगे वर्ष पर, ठीक है। जैसे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष जो होता है आपका, एक ईयर, 1 ईयर जो होता है, एक वर्ष 365 दिन का होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और अभी हमने लीप ईयर की बात करेंगे। लीप ईयर, लीप वर्ष कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान दें, उसमें एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। 366 दिन होते हैं। अब हमें एक बात कंप्लीट करनी है कि हमने समझा कि जो दिन होता है वो सप्ताह का कौन सा भाग होता है? 7वां भाग होता है। सप्ताह का 7वां भाग एक दिन कहलाता है। तो हमारा जो आधार बनेगा 7 बनेगा। हर दिन को निकालने का जो आधार बनेगा आप उसे 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 दिन ऐसे हैं। यानी कि सप्ताह का पहला दिन आपसे पूछा जाए, सप्ताह का पहला दिन किससे स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है। ये पूछा जाएगा, ये भी आपको क्लियर करके बताया जाएगा कौन सा होता है। चलिए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, फिर से रविवार आएगा। तो ये जो 7 दिन होते हैं, इनमें ही पूरी दुनिया समाई हुई है, ठीक है। और इसी बात को हम बेस मान लेते हैं यहाँ पर 7, ठीक है। ज्यादा आपको एक्सपेंड ना करके मैं यहां पर सीधा आता हूं मुद्दे पर कि 7 से आप 365 को भाग करेंगे। 365 से भाग करेंगे तो 7 पढ़ना 35 होता है। आप कितना बचा यहां पर? 1 बचेगा, 15। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1, ठीक है। अब जो 1 बचा है यही आपको ध्यान से सीखना है। और यहां महत्वपूर्ण बात एक और आपको समझनी होगी कि जो ये कंप्लीट कटा, ये तो सप्ताह हो गया पूरा, और जो नीचे बचा है वो है विषम दिन। विषम दिन बोल दो या ओड डे बोल दें, ठीक है। विषम दिन बोलें या ओड डे बोलें, यानी कि जो चीज 7 दिन के अलावा, यानी 7 दिन से कटने के बाद आगे के लिए बच जाए, उसे बोलते हैं विषम दिन। जैसे मान लो 10 दिन है, 10 दिन, ओनली 10 दिन है, ठीक है। अब 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे? सोचने वाली बात है। तो इसमें आपने हिसाब लगाया, अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, और जो 3 है ये अगले सप्ताह के लिए काउंट हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं विषम दिन, जो बच जाए आगे की संख्या के लिए, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, विषम दिन जो है आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठाने हैं, क्योंकि कैलेंडर की ये जड़ होती है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं, याद रखना है
सामान्य वर्ष में, ये याद भी रख सकते हैं आप कि एक जो सामान्य वर्ष होता है, ये सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष है, उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में एक दिन फालतू है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी बनेगी? जरा एक बार निकाल के देख लें। 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पढ़ना 35, कितना बचा? 1, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पर? 2। तो यहाँ विषम दिन हो गए 2। ये विषम दिन वाली बात आपको बहुत अच्छी तरह से, विषम दिन या फिर आप ओड डे बोलें इनको भी, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो कैलेंडर की जड़ है वो यहीं से निकलेंगी, क्योंकि विषम दिन। और हम एक बात और कहें कि सप्ताह में विषम दिनों की संख्या, मेरा क्वेश्चन है ध्यान दें, जो सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? सप्ताह में विषम दिन की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो आपको फाइनल आंसर रखना है भाई, पूरा बेस आपने 7 मान रखा है, तो इससे 7 तो हो नहीं सकती, तो 7 से पीछे वाली संख्या 6 होती है, ठीक है? जैसे 6 के बाद 7 आएगा, तो 7 आएगा तो 7 से 7 डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है? तो विषम दिनों की संख्या कितनी होती है एक सप्ताह में? 6 से अधिक नहीं हो सकती। इस बात को क्लियर करेंगे। तो आपको बस इतना बुरा झमेला आपको लिखना चाहें लिख लें, और जो बच्चे नए हैं, पुराने भाई जो पहले से पढ़ चुके हैं, उनको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे। अब फाइनल बात, ये सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष, लीप वर्ष कैसे पहचाने जाते हैं, इनको भी मैं आपको पहचान करवा देता हूं एक बार। उसमें विषम दिन जो होगा वो 1 होगा, याद रखें। सामान्य वर्ष में मैं कहूंगा आपको आगे जब कैलेंडर पढ़ा रहूंगा, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो तुम बताओगे 1 होती है। ऐसे लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो तुम कहोगे, तुम्हारा आंसर होगा 2 होती है। और विषम दिनों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती, तो विषम दिनों की संख्या 2 से अधिक, 6 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ध्यान दें इस पर भी एक बार फिर से, ध्यान दें, फोकस करें। जैसे आपने देखा कि जो हम छांटेंगे अब लीप वर्ष क्या होता है, ध्यान दें। और लीप वर्ष यानी कि आप ध्यान से समझना बात को, आपकी कहानी 1 से स्टार्ट होती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, इस तरह से जाएगी। अब 7 वर्ष तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डॉट डॉट करके 76 वर्ष, 90 वर्ष, इस तरह से कहानी चलेगी। यानी कि आप इसे धीरे 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 बढ़ाते हुए जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे फाइनल पर 99 वर्ष तक। और जैसे 99 वर्ष में कंप्लीट होगा तो आएगा 100। क्या बनेगा? 100। और 100 के बाद 100 पूरी शताब्दी कहलाएगी। 100 क्या बन जाएगी? सेंचुरी कहलाएगी, ठीक है? यानी कि शताब्दी आपके सामने आ जाएगी। अब उसमें हम देखेंगे शताब्दी वर्ष में, ये शताब्दी होगी पूरी 100 की। अब धीरे धीरे हमने 1 वर्ष से 99 तक गए, आपको बता दिया कैसे कैसे इनकी एक्सप्लेन किया था मैंने, वर्ष, दिन, सप्ताह, ठीक है, माह, क्या क्या होता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से ये समझनी है कि आपसे क्वेश्चन एक बनता है, यहां पर ध्यान दें कि 76 वर्ष में, पहला क्वेश्चन आप इसमें नोट कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। और जब हम क्वेश्चन डेट निकालेंगे, किसी क्वेश्चन में तिथि निकालेंगे या दिन ज्ञात करेंगे, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो 76 वर्ष में कितने विषम दिन यानी कि ओड डे होते हैं, ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला बनता है 76 का, ठीक है, 76 में आपको ओड डे निकालना है, तो आपको करना क्या है, वो फॉर्मूला होता है x प्लस का x/4, ठीक है? यानी कि आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 76 लिखेंगे। अब 76 में कुछ लीप वर्ष भी होंगे, तो आप 76 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 एकम 4, और ये 3 बचेगा यहाँ बेटा, 4 नाम 36, ठीक है, 19 बचेगा। तो 19 और 76 टोटल कितना बना, यहाँ पर जोड़ें, 9 6 15, 7 95 होगा, ठीक है? तो टोटल कितना बन गया? 95 बना। अब 95 को आपको क्या करना है, 95 को आपको 7 से भाग करना है। तो 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 7 तिया 21, तो यहाँ कितना बचने वाला है? 4 विषम दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 4 विषम दिन। अब सोचने वाली बात है, 4 जो विषम दिन आ रहे हैं, ठीक है,
ये जो 4 विषम दिन हैं ये अगले सप्ताह के लिए काउंट होंगे, यानी अगली साल में काउंट होंगे, यानी 76 के बाद जो अगली साल बनेगी 77, उसमें 4 दिन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ऐड कैसे होते हैं, क्यों हो जाते हैं, इसको भी आपको थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है वीडियो में तो बता दूंगा मैं आपको इसको भी। ठीक है, तो ये ऐड क्यों होते हैं इस बात को भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले आप इस तरह से क्वेश्चन निकालना आना चाहिए कि 76 वर्ष में कितने ओड डे होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इसमें कितने ओड डे हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब 4 ओड डे हो गए तो आप थोड़ा यहां पर एक टेबल बना सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आप यहां से करेंगे संडे। ठीक है, संडे नीचे लिखे हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सम दिनों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, यानी 6 तक होती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये विषम दिन पर ही बनाए गए कोड हैं सारे के सारे। ठीक है, जो विषम दिन होते हैं जो बचते हैं वही दिन को फाइनल करते हैं। जैसे यहां पर कितना दिन बच गया, 76 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो 4 बच गया, यानी 4 विषम दिन होंगे। और 4 बता रहा होगा कि भाई आपका 4 पर क्या होता है, थर्सडे। थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार होता है। ठीक है, यानी गुरुवार आप इसको कह सकते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन और आप यहां थोड़ा लिख लें, जैसे आपसे पूछा जाए 76 के स्थान पर आपसे पूछा जाए 90 वर्ष में टोटल कितने विषम दिन होंगे, 90 वर्ष में टोटल कितने विषम दिन होंगे, या 90 वर्ष में कितना, 90 वर्ष में कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा तो इसका इस्तेमाल आगे कैलेंडर में होगा जहां क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो 90 में निकालेंगे तो 90 लिखेंगे प्लस का 90/4, यानी कि 4 दूनी 8। ठीक है, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 22 बार कटेगा, और 22 इसमें जोड़ देंगे तो टोटल बनेगा 2, 112। अब 112 को आपको भाग करना है कितने से, 112 को आपको भाग करना है कितने से, 112 का कोई दिन नहीं होता है, हम दिन किस में काउंट करेंगे, 7 में, और 7 का इसे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 2 ताले 7 छिंग 42, यानी कि क्या बचा, 0। 0 विषम दिन बने, यानी 90 वर्ष में 0 विषम दिन है। 0 विषम दिन बोल दो, या 0 पर क्या बोल देते हैं, संडे। क्या होता है, संडे। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम शताब्दी में जाएंगे। ये तो हो गया 100 से पीछे विषम दिन कैसे ज्ञात करना है, यानी 100 से पहले विषम दिन कैसे ज्ञात करना है। अब हम बात करेंगे 100 से आगे, यानी कि शताब्दियों में हम कैसे वर्षों में शताब्दी वर्षों में हम कैसे विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को जोड़कर आपके क्वेश्चन कैलेंडर के फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों बातों को सबमिट कर देंगे लास्ट में, और फिर ये शॉर्टकट रूप में चले जाएंगे सारी चीजें। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको एक बार करना है, बस एक बार बैठाना है, कौन सी चीज कहां से आ रही है इस चीज को आपके दिमाग में बैठाना है। अब 100 के बाद क्या आएगा, 100 के बाद कौन सी शताब्दी आएगी, 200। भाई 100 के बाद 101 आएगा, 102, 103, 104, 105, 106, इस तरह से चलता रहेगा, तो वो 100 में ही काउंट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, जैसे 200 आएगा, फिर 200 के बाद कितना आएगा, 300 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 500 आएगा, और फिर 600, 700, 800, इस तरह से आप डॉट डॉट कर सकते हैं। और इन्हीं चीजों से आप निकाल पाएंगे कि कैलेंडर किस दिन शुरू हुआ था, यानी कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था जब बनाकर तैयार किया गया था। ठीक है, जब कैलेंडर बनाकर तैयार किया गया तो वो दिन पहला कौन सा था, इन्हीं से निकालेंगे आप सारी चीजों को। ठीक है, अब 100 हो गया, 100। अब एक लाइन आपको लिखनी होगी, जो वर्ष 4 से विभाजित होते हैं वे लीप वर्ष होते हैं। ये बात क्यों पहले बता रहा हूं मैं आपको, इसका भी इस्तेमाल है। जो वर्ष 4 से विभाजित होते हैं वो लीप वर्ष होते हैं, जबकि शताब्दी वर्ष हमेशा
400 से विभाजित होते हैं। ठीक है, मेरे कहने का अर्थ ये सब बच्चे जानते हैं, जो पहले से कैलेंडर पढ़ चुके हैं वो सब जानते हैं। मेरा टारगेट उनको तो सिखाना है, उन भाइयों को तो सिखाना ही है, लेकिन यहां पर ध्यान दें, जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। 4 से अगर कोई संख्या, देखो 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा इनमें लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है, कैसे पता लगाओगे? तो ऐसे सवालों को, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष को हमेशा 4 से डिवाइड करना हो, मतलब 400 से डिवाइड करना होता है। कितने से? 400 से। शताब्दी को यानी कि सेंचुरी को आप 400 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे पहला 100 है, दूसरा 200, 300, 400, तो ये बन जाएगा, यहां पर 400 डिवाइड हो जाएगा। 400 से सिर्फ पहली संख्या ये डिवाइड होगी, तो पहली लीप वर्ष बन के आएगी आपके सामने ये। इसी प्रकार ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 400 से ये नहीं कटेगा, फिर ये बनेगा। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो आप देखेंगे हर चौथे साल लीप वर्ष निकल के आ रही है, हर चौथे साल लीप वर्ष निकल के आई आपके सामने। ठीक है, चौथे साल लीप वर्ष होता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लो। बात समझ में आई? किस प्रकार होता है कि 400 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, पहला शताब्दी वर्ष बनेगा ये, जो लीप वर्ष होगा। पहला शताब्दी वर्ष ये है जो लीप वर्ष होगा। बात समझ में आई? तो इसी प्रकार आप आगे इसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चनों को क्लियर करना है। अब 100, हम 100 पर चर्चा करेंगे। ये मैंने इस पर थोड़ा सा टेबल को तैयार किया है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 जिस प्रकार आपको पढ़ाया है, पूरा कैलेंडर इसी पर बात पर डिपेंड करेगा। और इस पर पहले इस टेबल को बनाना सीख लो 1 मिनट के लिए, और इस पर फिर मैं जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखें, सबसे पहले 100, हम 100 पर बात कर रहे थे। ठीक है, जब 100 पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सीखना है, 100 पर हम जो पूरी तरह से बात कर रहे हैं, तो 100 में चौथी साल, मतलब 100 पूरा, 100 क्या है? 100 पूरी एक शताब्दी है, यानी कि आप एक भाषा में समझें 100 वर्षों का एक समूह है। ठीक है, 100 वर्षों का समूह है। तो इसमें जब 100 वर्ष शामिल हुए, यानी कि 100 से पहले 99 वर्ष आए होंगे, 100वां वर्ष, यानी कि 100 वर्ष का क्लियर हो गया पॉइंट, 100 वर्षों का समूह। अब इसमें कुछ लीप वर्ष होंगे, तो जो लीप वर्ष होंगे तो वो हर चौथी साल डिवाइड कर रहे होंगे, यानी हर चौथी साल लीप वर्ष बनेगा। तो 100 में कितने लीप वर्ष बनेंगे? ध्यान से देखना। अब हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 100 तो लीप वर्ष नहीं है, ये 100 जो शताब्दी है ये लीप वर्ष नहीं है। तो आपको करना क्या है, इसे 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, टोटल बनेगा 25 बार कटेगा, 25 बार टोटल कटेगा। अब 25 बार कटने में 100 इसमें सबमिट हो गया, 100 इसमें शामिल हो गया है, जबकि 100 इसमें से निकालना है, तो 1 इसमें से माइनस करेंगे तो टोटल बनेगा 24, यानी 24 बनेंगे लीप वर्ष। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 24 क्या बनने वाले हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 चौका 96 होगा। ठीक है, 24 चौका 96 होगा, ना कि हम 100 को भी इसमें काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, मेरी एक बात समझ लो, पहले आएगी 4, फिर आएगा 8, 12, अगर नहीं समझा 16, 20, 24, ठीक है बेटा, 28, 32, ठीक है, डॉट 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 डॉट, तो 100 आएगा, और 100 से पहले आएगा 96। तो 100 को हम जब भाग करेंगे 400 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो हम टोटल गिनेंगे 96 तक, तो 24 लीप वर्ष आएंगे। कितने आएंगे? 24। जब 100 में से 24 लीप वर्ष आएंगे तो सामान्य कितने होंगे? सामान्य वर्ष यहां पर लिखें, सामान्य वर्ष कितने होंगे? 100 में से 24 यहां चले गए तो 76 होंगे सामान्य वर्ष। यानी कि फुल एंड फाइनल ये रिजल्ट निकल के आया कि 100 एक शताब्दी है जिसमें 24 लीप वर्ष हैं और सामान्य वर्ष हैं 76। अब इसमें हमें विषम दिन निकालना है, और यहीं से हमारा कैलेंडर की जड़ जमती है। जब कैलेंडर की जड़ यहां से निकलती है तो ये बात आपको याद रखनी है। अब क्लियर हुआ? तो हमें करना क्या है? 24। अब लीप वर्ष के लिए विषम दिन कितने थे? विषम दिन 7 से डिवाइड करके आपने निकाला था 2 होते हैं, तो इसे करेंगे 2 से गुणा,
और सामान्य वर्ष में विषम दिन होते हैं 1, इसे करेंगे 1 से गुणा, तो ये बन जाएगा 48 और ये बन जाएगा आपका 76। तो टोटल जोड़कर बनाएंगे आप 8 6 14 7 4 11 और 1 12, 124 बनेगा। कितना बनेगा? 124। अब 124 दिन बन गई है। अब 124 का आप डिवाइडेशन करें 7 से, तो ये पता लगा पाएंगे आप कि यहाँ पूरे सप्ताह कितने बनेंगे और आगे सप्ताह के लिए कितने दिन बचेंगे, यानी विषम दिन कितने बचेंगे। तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 5 बचेगा 14, 7 7 49, ये बचेगा 5। कितना बचा? 5। तो ये 5 जो बचा है ये है आपके विषम दिन। विषम दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक शताब्दी जो 100 का है उसमें विषम दिन कितने होते हैं, यानी ओड डे कितने हो गए? 100 में ओड डे कितने हो गए? 5। और ये अगर रामायण नहीं समझ में आ रही है आपको तो आप याद भी रख सकते हैं कि 100 में 5 विषम दिन होते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। जब 100 में 5 विषम दिन होते हैं तो इसको थोड़ा यहां से रब कर देते हैं। इसी प्रकार आप जान पाएंगे, यहां से कहानी स्टार्ट हो गई, कैलेंडर की जड़ यानी कि पहली सीढ़ी आपके लिए तैयार हो गई है। 100 में 5 ओड डे होते हैं, तो 5 पर क्या होता है जरा यहां देखें, 5 पर होता है फ्राइडे, यानी कि आप हिंदी में लिखें शुक्रवार। ठीक है, अब 100 में 5 ओड डे और इसका जो अंतिम दिन बना वो शुक्रवार हो गया। अब पहली शताब्दी शुक्रवार से, यानी अंतिम दिन शुक्रवार है तो समाप्त हो गई, तो अगली शताब्दी स्टार्ट होगी और अगली शताब्दी का नाम है 200। तो आप बताओ 100 में कितने होते हैं? 5, तो 200 में 10, सिंपल बात है। अब 200 में 10 होते हैं, लेकिन 10 का तो कोई वीक नहीं होता। वीक दिन कितने होते हैं एक सप्ताह में? 7 दिन होते हैं, तो इसे फिर 7 से डिवाइड कर देंगे आप, 7 एकम 7 तो बचेगा 3। तो 200 में कितने ओड डे आएंगे? कितने ओड डे होंगे? तो 3 ओड डे होंगे। अब 3 ओड डे होंगे तो 3 पर क्या बनेंगे? 3 पर क्या बनाएंगे? ध्यान से देखना, 3 पर क्या होता है? वेडनेसडे, यानी कि आप इसे बुधवार नोट करेंगे। क्लियर? इसी प्रकार 200 के बाद फिर 300 का नंबर आता है। जब 300 का नंबर आएगा, देखते रहना ध्यान से, 300 का नंबर आएगा तो 100 में 5 होते हैं, जैसा कि हम पता लगा चुके हैं पहले, या याद रख सकते हैं, 100 में 5 ओड डे होते हैं। ठीक है, 5 विषम दिन होते हैं। तो 300 में हो जाएंगे 15। अब जब 15 हो जाएंगे तो 15 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहां कितना बचेगा? 1। तो यहां 300 में 1 ओड डे बचेगा, और 1 पर आपका क्या होता है? ध्यान से देखो, मंडे, यानी कि सोमवार। क्लियर? सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब आ जाती है चौथी साल, और यहां बैठी है लीप वर्ष। चौथी साल, हर चौथी साल लीप वर्ष होती है, मैं एक्सप्लेन पहले इस वीडियो में कर चुका हूं। ठीक है, 100, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 100 में 5 होते हैं तो 400 में टोटल 20 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 20। अब टोटल 20 होंगे तो याद रखने वाली बात है, ये 20 होंगे, लेकिन ये चौथी साल है, ये 365 वाली नहीं है, ये 366 वाली है। 65 में ये 65 वाली है। ठीक है, ये कैसी है? 366 वाली। तो यहाँ ओड डे जो होगा, यानी एक जो दिन होगा वो 65 की जगह 66 होगा, यानी एक दिन फालतू होगा। तो इसमें एक आप प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 21। अब 21 बन जाएगा तो 21 को क्या करेंगे? आप 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21, तो यहाँ कितना आया? 0। तो यानी 400 में 0 ओड डे होते हैं, और 0 पर आपका होता है, क्या होता है? संडे, यानी कि रविवार। पहली शताब्दी का अंत हो गया शुक्रवार से, दूसरी शताब्दी का अंत हो गया बुधवार से, तीसरी शताब्दी का अंत हो गया सोमवार से, चौथी शताब्दी का अंत हो गया रविवार से। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो हम 500 पर जाएंगे, तो 500 को जब नोट करेंगे आप तो इसे लिखेंगे 400 प्लस का 100। ये पहले नोट करो आप। ठीक है, 400 प्लस का 100, 400 प्लस का 100। ठीक है,
तो 400 के लिए कितना कोड बना दिया आपने? 0। एक बार यहां आने से पहले एक बार दोबारा देख लें। 100 में आपने जैसे याद किए 5 ओटे होते हैं, या मैं इससे पहले मैं निकाल चुका हूं, उनको देख लेना। 100 में 5 ओटे होते हैं, तो इसी प्रकार 200 में हो जाएंगे 10, तो उसमें से 7 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना? 3। इसी प्रकार 300 में बनेंगे 5 तिया 15, यानी 15 हो जाएंगे, 7 से भाग करेंगे 14, 1 बचेगा। इसी प्रकार 400 में बैठेंगे, 100 में 5 है तो 400 में हो जाएंगे 20, लेकिन यहाँ 365 की बात नहीं, यहाँ 366 दिन है, ये लीप वर्ष होता है, तो लीप वर्ष में एक दिन फालतू है, तो हम 1 प्लस करेंगे 21, और इसे जब हम 7 से सप्ताह बनाएंगे तो 3 सप्ताह हमारे पूरे कंप्लीट बचेंगे। यहाँ आपका कोई विषम दिन नहीं बचेगा, यानी कि 0 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 0, और 0 पर आपका क्या बनेगा? संडे। संडे मतलब रविवार। ठीक है, अब इसी प्रकार 500 पे चलते हैं, तो 500 को हमने फैक्टर में तोड़ दिया, 400 प्लस 100 लिख सकते हैं। अब 400 के लिए कितना बनता है? 0, और 100 के लिए कितना है? 5, तो 0 5 जोड़ेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 5। 5 पे क्या होता है? शुक्रवार। कुल मिला के ये है शुक्रवार। कुल मिला के ये है कि ये सीरीज यहां से यही दिन आने स्टार्ट हुए। अब शुक्रवार आ गया, अब 600 पे क्या आ जाएगा? बुधवार, 700 पे सोमवार, 800 पर रविवार, फिर से सीरीज रिवाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको फाइनल यहीं रोक देना है, 400 तक ही कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 100 में 5 ओटे लास्ट, यानी कि पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या बन गया? शुक्रवार। तो जब दूसरी शताब्दी 200 स्टार्ट होगी तो इसका पहला दिन क्या आएगा? शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार। अब 200 का अंत किससे हुआ? बुधवार से। जब 200 अंत हो रहा बुधवार से, तो अगली शताब्दी वर्ष आएगा 300। जो 300 का शुरू किससे होगा? बुधवार के बाद क्या आएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है, अब 300 का अंत किससे हो गया? सोमवार से। तो 400 जो शताब्दी आएगी 300 के बाद 400, ये लास्ट में सोमवार, तो ये मान के चलो किससे स्टार्ट हो रही है? सोमवार से खत्म हो रही है, तो 400 स्टार्ट होगा मंगलवार से। 400 अंत हो गया रविवार से, तो 500 किससे स्टार्ट होगा? रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार है। ठीक है, और उसके बाद इसका अंतिम दिन क्या आ रहा है? 500 का अंतिम दिन क्या आ रहा है? शुक्रवार। और जब इसका अंतिम दिन शुक्रवार आ रहा है, तो यहां देखो 100 का भी शुक्रवार है, तो जब इसका शुक्रवार है और 500 का भी शुक्रवार है, और शुक्रवार के आगे क्या आता है? सोमवार, तो यहां आ जाएगा आपका, ये रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा यहां से आगे। ठीक है, सोमवार, सोमवार के बाद शनिवार आएगा यहाँ, फिर बृहस्पतिवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, इस तरह से। तो हमें फाइनल आंसर निकाल दिया सोमवार। तो शताब्दी का पहला दिन कौन सा था? सोमवार। जी हाँ दोस्तों, ये वो कहानी निकल के आई जिस दिन हमारा कैलेंडर वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो वो दिन था शुभ सोमवार। ठीक है, अब हम यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 by 1 कि शताब्दी वर्ष, किसी शताब्दी का कौन सा दिन अंतिम दिन हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। आइए, मैंने इस टेबल को यहाँ पर एक बार फिर से नोट कर दिया आपके सामने, आप भी इसे अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, और फिर एक बार इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, 100 में 5 ओटे, तो अंतिम दिन 5 पर होता है शुक्रवार। ठीक है, 200 में 3 हो जाएंगे, यानी कि 100 में 5 है तो 200 में बैठेंगे 10, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा बुधवार। 300 में 15 होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 में 5 है तो 300 में 15 हो जाएंगे ऑटोमेटिक। 3 जगह 100 को जोड़ते हैं तो या 5 को 3 जगह जोड़ेंगे 15, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, सोमवार होगा। लास्ट में आपको यहाँ पर बचा 400। अगला नंबर 400 है, तो 400 में 100 में 5 होते हैं तो 400 में 20 हो जाएंगे, 5 और 20 तो 20। लेकिन ये चौथी साल मैंने आपको इसमें वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो जब लीप वर्ष है तो 366 दिन होंगे, 365 नहीं 366 होंगे, यानी एक दिन फालतू होगा। तो 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 को हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ विषम दिन नहीं बचेंगे, ओनली 0 बचेगा। शेष फल कितना होगा? 0। जो शेष फल होता है वो हमारा विषम दिन होता है। तो ये रविवार, यानी कि 100 यानी पहली शताब्दी का अंत हो गया शुक्रवार से, तो अगली शताब्दी 200 बनेगी शुक्रवार शनिवार से स्टार्ट हो जाएगी जस्ट। ठीक है, जैसे सैटरडे को मान लो शनिवार है, तो रविवार कब आएगा? मतलब कि सैटरडे 7 तारीख को शनिवार था, तो 8 को क्या आएगा?
रविवार आएगा, मतलब कि शनिवार से खत्म हो गया तो 8 पर बनना है रविवार, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद रखना 200 का अंतिम दिन क्या बन गया, बुधवार। तो बुधवार के बाद क्या होगा, तीसरी शताब्दी किससे स्टार्ट हो जाएगी, बृहस्पति से। अब तीसरी शताब्दी का अंत क्या हो, किससे हो गया, सोमवार से। सोमवार चौथी शताब्दी स्टार्ट हो जाएगी मंगलवार से, ठीक है। इसी प्रकार यही क्रम आपका आगे आता रहेगा, डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पहला ये है, पहला क्वेश्चन ये बनता है प्रथम दिन ये है, अंतिम दिन ये है, यानी कि लास्ट डे ये रहे, फर्स्ट डे ये रहे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है एक सोमवार एक ऐसा दिन आया है, यहां पर सोमवार पर बहुत क्वेश्चन बनता है, जो किसी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है, अंतिम दिन भी हो सकता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो सोमवार है वो किसी भी शताब्दी को शुरू भी कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है, ठीक है। तो आप यहां पर सोमवार को कॉमन याद रखेंगे, किसी भी शताब्दी का सोमवार कॉमन शुरू भी में भी आ सकता है और बीच में भी, यानी अंत भी कर सकता है किसी शताब्दी का और शुरू भी कर सकता है। पॉइंट क्लियर। अब अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, रविवार है। तो जो शुक्रवार, बुधवार, रविवार है ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ही रहेंगे जब तक ये ब्रह्मांड संरचना में रहेगा, ठीक है। तो शुक्रवार, बुधवार, रविवार कभी भी इधर नहीं आएंगे, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन में सबमिट नहीं होंगे, ये लास्ट डे ही रहेंगे हमेशा। इसी प्रकार शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार ऐसे दिन हैं जो किसी भी शताब्दी को शुरू करेंगे और किसी भी शताब्दी के अंत में नहीं आएंगे, यानी समाप्त नहीं करेंगे, ठीक है। इन्हीं चीजों पर बेटा क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। जैसे 1 जनवरी सन 1, पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है 1 जनवरी सन 1 के हमारा जो कैलेंडर है वो किस दिन से स्टार्ट हुआ, यानी पहला दिन कौन सा था, वो शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, तो वही बताना। 1 जनवरी सन 1 का अर्थ है कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा था। तो आप जैसा कि देख रहे हैं शताब्दी का पहला दिन सोमवार था, तो इसमें सही आंसर बनेगा आपका सोमवार, और इसमें कुछ आपको जमीला नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका अर्थ है ये 1DD करके भी आ सकता है आपके सामने, ठीक है। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके सामने। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी से शुरू हो सकता है, तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन किससे शुरू हो सकता है, जैसे उसने लिखा 1 जनवरी, यहां पर 1900 क्यों ले रहे हैं, 1900 हमारा 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये सामान्य वर्ष है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक तो हमें सामान्य वर्ष में क्वेश्चन लेना है और एक लेना है अधिवर्ष में, ठीक है। तो अधिवर्ष के लिए 2000 लेना है और सामान्य वर्ष के लिए 1900 लेना है। और ऐसा कोई भी वर्ष हो, हमारा ये कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी वर्ष हो, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 1900 आता है, तो वो किससे शुरू हो सकता है, तो हमेशा याद रखना वो सोमवार से ही शुरू होगा। जहां साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष जो शताब्दी वर्ष होंगे वो शुरू होंगे सोमवार से। अब इसी प्रकार लीप वर्ष, जो लीप वर्ष बनेंगे, देखो बेटा जब हमारा 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, 400, तो लीप वर्ष भी तो आएंगे। तो लीप वर्ष किससे शुरू होंगे, लीप वर्ष किससे शुरू होंगे, तो जैसे किसी अधिवर्ष शताब्दी, अधिवर्ष का अर्थ है लीप ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 2000 को शुरू हो सकता है, तो वो शुरू हो सकता है सोमवार से, तो वो शुरू नहीं होगा क्योंकि सोमवार से तो साधारण वर्ष वाली शताब्दी स्टार्ट होती है, तो वो शुरू होगा, आपको यहां याद रखना है शनिवार से। किससे स्टार्ट होगा, शनिवार से। इसका आंसर आ जाएगा शनिवार। पॉइंट क्लियर। अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद आपके सामने एक इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से दिन किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन में हो सकते हैं, एक क्वेश्चन में नहीं हो सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दें, प्रथम दिन हो सकते हैं, तो प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं, सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार, ये हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सोमवार और मंगलवार हो सकता है, तो सोमवार और मंगलवार हो सकता है। क्लियर दिखाई दे रहा है यहां पर, देखो ध्यान से एक बार, ठीक है। सोमवार और मंगल, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा देखो, मंगलवार और शनिवार हो सकता है, तो मंगलवार और शनिवार भी है पहले दिन में, तो पहला दिन ये भी हो सकता है। देखें आगे, बृहस्पतिवार और शनिवार है, बृहस्पतिवार शनिवार है, ये भी हो सकता है। तो इसके तीनों दिन, ये तीनों ही विकल्प ठीक है, यानी उपरोक्त सभी
दिन ऐसे हैं जो किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन और मैं आपको इस पर करवा देता हूं, ध्यान दें। अगर किसी को कोई डाउट बना हो तो एक बात मैंने अभी बताई थी, जैसे किसी सामान्य वर्ष में जैसे 1 जनवरी 1900 स्टार्ट होगा, सामान्य वर्ष है ये, तो उसका पहला दिन सोमवार, ये फिक्स है बेटा, ध्यान रखना वाला बात है। और जैसे 1 जनवरी अभी लिखवाया था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं बन जाए। 2000 को शुरू होगा, तो ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आप यहाँ मत चले जाना, मक्के मंगलवार पर चले जाएं, मंगलवार पर नहीं जाना है आपको, ये फिक्स है। जो सामान्य वर्ष होते हैं वो शुरू हो सकते हैं सोमवार से, और जो लीप वर्ष होते हैं जैसे 1 जनवरी 2000, लीप शताब्दी ईयर बोलेंगे इनको, लीप शताब्दी ईयर जो होंगे वो स्टार्ट होंगे किससे, शनिवार से, ना कि आप लीप वर्ष यहां के हिसाब से लगा के चलेंगे। ठीक है, ये फिक्स है दोनों आंसर। सामान्य वर्ष में जैसे 1 जनवरी 1900 को शुरू हो सकता है कोई भी शताब्दी वर्ष, तो वो होगा सोमवार से, और लीप वर्ष में कोई भी शताब्दी वर्ष किस दिन से शुरू हो सकता है, शनिवार से, बिल्कुल फिक्स है ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन और लिया आपको, निम्न में से कौन से दिन किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब नहीं हो सकते हैं तो भाई देखो कौन से दिन नहीं हो सकते, तो सोमवार, मंगल, बुध अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो शुक्रवार, बुधवार, रविवार तो हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा नहीं हो सकते हैं, तो यहां पर सोमवार आ गया। ठीक है, तो सोमवार हो सकता है, और जबकि इसमें लिखा है नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या और हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो यहां बुधवार आ गया, तो बुधवार तो हो सकता है, मंगलवार नहीं हो सकता, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता, लेकिन बुधवार हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, तो बुधवार इसका हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, और शनिवार, इसमें शनिवार ये भी गलत हो गया। अब लास्ट देखें, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, तो यहां मंगल नहीं है, मंगल नहीं हो सकता, बृहस्पति भी नहीं हो सकता, और शनिवार भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर ये होगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, क्योंकि ये किस में आते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार किसी भी शताब्दी के शुरू के दिन होते हैं, ये अंत में कभी नहीं आ सकते। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। समझ में आई बात, सारी बातें। तो एक और इसमें टाइप लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन और लिया, सबमिट किया है मैंने, जो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको भी। 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा, मतलब 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितना आएगा, लेकिन यहां फरवरी पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना, ओनली फरवरी माह पूछा जा रहा है, और फरवरी माह में 29 तारीख लीप वर्ष वाले ही सालों में आती है, ओनली लीप वर्ष में आती है, और किसी में नहीं आएगी। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, दोनों क्वेश्चनों में 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, 29 तारीख आएगी, मतलब फरवरी में अभी आनी चाहिए, और सामान्य वर्ष जो होते हैं उनमें भी आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सभी महीने में आती है, तो हर महीने आती है 29 तारीख, लेकिन जो लीप वर्ष होगा उसमें चौथे साल आएगी। ठीक है, हर जैसे 100 में 29 आएगी, 100 तक 29 आएगी, 200 सालों में 100 शताब्दी में 29 तारीख आएगी, 200 शताब्दी में 29 आएगी, 300 में 29 आएगी, फरवरी में नहीं आएगी, बस 300 तक। जैसे चौथी साल बनेगी तो हर महीने में 29 तारीख आपके सामने आने वाली। जैसे कि इस तरह से समझेंगे, कुछ मैंने आपको बताया था 100 में आपको लीप वर्ष बताए थे कितने होते हैं, तो तुमने कहा था कि इस 100 को हम 400 से अगर हम भाग करते हैं तो ये कटता नहीं है, तो 100 को हमने भाग करा था 4 से, तो ये कटा था कितनी बार, 25 बार, लेकिन 100 एक शताब्दी वर्ष नहीं है, तो एक इसमें से कम कर दिया था, तो लीप वर्ष कितने होते हैं, 24। अब 100 में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24, ध्यान से समझना, लीप वर्ष ये होते हैं 24। तो इसी प्रकार 200 में कितने हो जाएंगे, 200 में भी 24 होंगे, 300 में कितने हो जाएंगे, इसमें भी 24 होंगे, 300 लिखेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जैसे 400 का नंबर आएगा 400, तो 400 खुद एक लाभ, देखो 400 को मैं ध्यान रखना, ये 400 भी एक लीप वर्ष है, तो इसमें 24 तो होंगे, लेकिन एक खुद एक हो गया, तो टोटल बनेगा 25। तो 24 24 24 चौका 96 और एक 25 है, तो ये बनेगा टोटल 57। इन सबको आप जोड़ देंगे, तो आप ध्यान दें
400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा? तो टोटल 97 बार आएगा। बात समझ में आई? ध्यान से समझ लो, फिर से समझ लो एक बार। 100 में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने होते हैं? 24। तो अब चौथी साल ही आपके लिए फरवरी जब आएगी हर चौथी साल में, तो वहां पर 29 तारीख आएगी, वो दिन काउंट किए जा रहे हैं। तो ऐसे कितने? 400, तो इसमें 400 गुणा करेंगे, 24 चौका 96, ऐसे निकाल सकते हैं। और एक आपको 400 को याद रखना है, 400 खुद शताब्दी है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, लेकिन 400 क्या है? तो इसमें एक प्लस कर सकते हैं, तो भी आप 97 पर जा सकते हैं। अब 400 तक लीप वर्ष में 97 बार आ गया, ठीक है। अब लीप वर्ष आ गया तो इसमें क्या करेंगे? 400 वर्षों में, इस बारे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन यहीं पर देख लेंगे। 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? यानी कि 29 तारीख आएगी। तो आप 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आ रहे हैं? 97 बार आ रहे हैं। और 97 बार ऐसे महीने आएंगे फरवरी के जिनमें 29 तारीख आएगी। लेकिन अब 12 में से एक फरवरी का महीना चला जाएगा, तो महीने कितने बचेंगे? 11। भाई 97 निकाल चुके हो आप, ठीक है। एक मिनट रुको, दोबारा से ही देखें इस क्वेश्चन को। यहां पर मैं दोबारा से निकालता हूं, इसमें डबल आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए इधर 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो आप ध्यान से देखें, हर महीने 29 तारीख आएगी 100 में, तो लेकिन एक लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष कितने होते हैं 100 में? 24, ठीक है। तो इनकी एक फरवरी काउंट होगी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इनका जो महीना होगा, महीना टोटल जैसे 12 होते हैं, तो फरवरी को हमने अलग से काउंट करें तो हमने देखा 400 तक जो लीप वर्ष बनेंगे जिनमें ओनली फरवरी आएगा, वो कितने बनेंगे? 24 चौका 96 और एक प्लस करेंगे, टोटल 97। अब क्या बचा? सामान्य वर्ष बचे। अब सामान्य वर्ष में एक महीना इसमें से फरवरी का निकल गया, तो बचेगा 11 महीने। और 11 महीने, हर 11 महीने में हर महीने 29 तारीख आती है, ठीक है। 11 महीने में हर महीने 29 तारीख आती है, तो वो 400 सालों तक आएगी ऐसे ही। 400 जो शताब्दी वर्ष है तब तक आएगी, तो ये बनेगा 11 चौक 4400 बार ये आएगा सामान्य वर्ष में 29 तारीख। और लीप वर्ष में कितनी बार आएगा? 97 बार। तो टोटल मर्ज कर दें दोनों को, यहां जोड़ देंगे तो ये बनेगा 44 97। तो इसका सही आंसर बनेगा 44 97, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपके सामने हो। अगला वाला जो वीडियो होगा, इसमें ये वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, इसमें यही रोक रहा हूं मैं इस वीडियो को। तो आगे जो वीडियो होगा उसमें आपको तिथि निकालना सिखाएंगे, आपको कैसे निकाल सकते हैं। धन्यवाद।